Good evening, friends. Today, I want to do a reality check with you. About what? I'm really worried why we are not able to speak good English and even not even speak and write good English fluently and flawlessly. There must be some reasons for it. And if we do not deal with those reasons, our journey of learning this language will be incomplete. So today I want to do a reality check on it. I am going to list some reasons and I'll fail in my duty if I do not list out these reasons. बहुत जानना जरूरी है इनको क्या क्या रीजंस हैं. तो आज का जो टॉपिक है वही है कि why are we not able to write and speak good English, and I say good English, mind my words, ठीक है, fluently and flawlessly. Maybe we are lacking enough on our efforts, or there could be some other reasons. So I've listed some reasons in my mind, and I tell you some of these reasons. Maybe genuine, may not be so genuine. Some we can deal with, some we may not be able to deal with. The first reason that comes to my mind, and I'll be failing in my duty as a teacher if I do not point out these reasons before you. And then you have to apply your mind and see for yourself whether the reasons that I am giving out are really good enough, are really plausible, rational. The first reason is our inability to read, write and speak good English. This may be due to our background. It could be one reason. But we can't change it. So let us not talk about background. ठीक है, we are well past that. उससे हम बहुत ज़्यादा गुजर चुके हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है आपका. तो ये रीजन है तो सही कि जिनके घर में बैकग्राउंड का मतलब मेरा है इंग्लिश फ्रेंडली बैकग्राउंड एट होम. ये मतलब मेरा है, ठीक है, एट होम. और इसका मतलब क्या हो गया, घर में सब इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अपनी मदर टंग भी बोलते हैं, ठीक है. तो जो बच्चे सुन रहे होते हैं दे लर्न अ लॉट, और ये एक्चुअली नेचुरल तरीका भी है इंग्लिश सीखने का. लेकिन इसका हमारे ऊपर, अब तो हम इसको आगे निकल चुके हैं, वी आर वेल पास्ट दिस सिचुएशन. इसको इंग्लिश में कहते हैं वी आर वेल पास्ट दिस सिचुएशन. सो नो यूज टॉकिंग अबाउट आवर बैकग्राउंड, इट इज इन द पास्ट. नो यूज. द सेकंड रीजन में भी, ठीक है, सेम एटमॉस्फेयर नहीं घर के अंदर, वही हो गया, बैकग्राउंड भी हो गया और आज भी है, ठीक है आपका. तो इसको मैं कहूँगा एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, इंग्लिश फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एट होम. ये आपका आज का है. तो ये तो एकदम चेंज होगा नहीं, बट यू कैन चेंज इट. You can change it by speaking simple sentences, by using words in your Hindi or in your regional language. मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश एक साथ सीख लेंगे, बहुत जब सब पूरी सीख लेंगे तब आप बोलोगे, तो वो कभी नहीं होगा. आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को बोलना पड़ेगा. इवन हिंदी के सेंटेंस में इंग्लिश के वर्ड का इस्तेमाल करके आप बोल सकते हो जो आपको आते हैं, और साथ साथ में आपको इंग्लिश को सुनना पड़ेगा, इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा. सबने कहा है इंग्लिश 4 चरणों में पूरी होती है ना. उसका पहला चरण आपका स्पीकिंग है. ये पहला पार्ट है इंग्लिश का. इंग्लिश के जो 4 चरण है सीखने के, वो पहला उसमें स्पीकिंग है, बोलना. दूसरा आपका है क्या, दूसरा आपका रीडिंग है. ध्यान रखना, आपका स्पीकिंग है, रीडिंग है, ध्यान रखना. आप पहले बोलते हो, ठीक है, और उसके बाद में मेरे को यहाँ पर लिसनिंग डालना चाहिए, फिर सुनते हो. दूसरा पार्ट हो गया लिसनिंग, तीसरा पार्ट हो गया रीडिंग, ठीक है ना, और चौथा पार्ट हो गया, ये आपके जो बच्चे बीएड का कोर्स करते हैं उनको भी सिखाया जाता है. चौथा पार्ट हो गया राइटिंग.
और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत राइटिंग कर देते हैं, बाकी सब चीजें गायब हैं। तो जहां से शुरुआत होनी चाहिए नेचुरल, वो हो ही नहीं पाती है आपका। तो आप कोशिश करें कि इसमें थोड़ा सा कुछ डालें, थोड़ा बोलें, इंग्लिश को सुने, ठीक है ना। बल्कि लिसनिंग को मैं इसमें यहाँ डालूंगा पहले पार्ट में। यहाँ से शुरू करते हैं अपने इंग्लिश की पढ़ाई, और दूसरे पार्ट में फिर आती है स्पीकिंग, तीसरे पार्ट में रीडिंग, और चौथे पार्ट में राइटिंग। ये 4 चरण है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के। और अगर आपके कान में इंग्लिश गई नहीं है तो आपके मुंह से आपकी निकलेगी भी नहीं। जो आदमी इंग्लिश के लिहाज से बहरा है, डम है, ठीक है ना, आपका डम क्या है, सॉरी डेफ है, तो वो डम भी होगा। डम के दो अर्थ होते हैं, एक बेवकूफ और दूसरा आपकी जिसकी जबान नहीं है, आपका जो बोल नहीं सकता है, वो डेफ एंड डम है ना आपका। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, एकदम तो चेंज नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है। आपके घर के अंदर, हमारे घरों में एक इंग्लिश फ्रेंडली एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में वी विल नीड सम टाइम, बट इफ वी मेक कंसर्टेड एफर्ट्स तो इट कैन हैपन। और ये भी आपको आना चाहिए, कंसर्टेड एफर्ट्स। कंसर्टेड एफर्ट्स का होता है जोरदार तरीका। और एक चीज मैं बताना भूल गया बच्चों आपको, कि ये वीडियो मेरे स्पोकन इंग्लिश के चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश का जो चैनल है उसका नाम यही है, इंग्लिश फ्लूएंट एंड फ्लॉलेस, ठीक है। और इसमें मैंने एक ही वीडियो, शॉर्ट वीडियो एक पोस्ट किया था, ठीक है। और इसमें स्पोकन इंग्लिश के जितने भी आपकी वीडियो होंगे मैं इसमें पोस्ट करूंगा। कंसर्टेड एफर्ट्स का अर्थ होता है आपका विग्रस एफर्ट्स, जोरदार प्रयास, विग्रस एफर्ट्स। अब तुम आपको मैं बता रही चेकिंग, मैंने कहा ना अपने घर के अंदर अगर आपने किसी बच्चे को कह रहे हो, थोड़ा समझदार होना चाहिए, उसके लिए कंसर्टेड वर्ड को सीखना आसान नहीं होगा। तो आप किसी को अगर आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो तो ये तो बोल सकते हो कि अगर तुमने कंसर्टेड एफर्ट्स किए तुम सफल हो जाओगे। अब जब फिर क्या लगेगा आपको कि ये सेंटेंस मुझे इंग्लिश में बोलना हो तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, इफ यू मेक कंसर्टेड एफर्ट्स यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड, सेंटेंस हो गया आपका। तो बाद में आपको लगेगा यार जो मेन वर्ड था वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, तो बाकी सेंटेंस में बोल दूंगा, क्या फर्क पड़ता है आपका। और सेंटेंस का अर्थ हो गया कि अगर आपने जोरदार प्रयास किए तो आप सफल हो जाओगे। सपोज करो कि आप सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है, ये सेंटेंस कंडीशनल है, इसलिए ग्रामर पढ़नी बहुत जरूरी होती है। कि लोग कहते हैं बिना ग्रामर के आप इंग्लिश, अरे ग्रामर के बिना भी आप सीख सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत ग्रामर तो आनी चाहिए। तो कैसे पता है कि सेंटेंस ठीक है या गलत है ना। तो सेंटेंस की जो करेक्टनेस है उसको इंश्योर करने के लिए थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत डिटेल में आपको ग्रामर में स्पोकन इंग्लिश के लिए जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जनरल आपके सेंटेंस के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं, वो वर्ब्स हैं जो आपका अपने इंग फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, छोटा मोटा चीजें आपको आनी चाहिए। मॉडल्स का इस्तेमाल है ना, ये तो आना चाहिए। तो फिर सेंटेंस कैसे बनाओगे आप, तो ये आप प्रयास करें, ठीक है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, कि अपनी हिंदी के सेंटेंस में आप इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल कर सकें। ध्यान रखना आपका, इसके पापा एल्कोहलिक हैं, आपने ये वही नहीं बोला कि इस लड़के के पापा, मैं इसको रोमन भाषा में लिख रहा हूँ, इसके पापा एल्कोहलिक हैं, ये बोल सकते हो आप, नहीं बोल सकते आपका। और हमको पता है एल्कोहलिक का क्या होता है, कि ये शराब पीते हैं, इसके पापा एल्कोहलिक हैं, सर हो गया पूरा हिंदी में, ठीक है। और बाद में बोल दो इस फादर इज एल्कोहलिक, ठीक है। और सेंटेंस को घुमा फिरा के लिखने का वो भी आपको बताऊंगा, कि इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं कि इस फादर इज एन एल्कोहलिक, एक तो हमको ये आना है बच्चों, ठीक है, कि ये एल्कोहलिक आपका नाउन है और ये आपका काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका आगे आर्टिकल लगाना जरूरी। कोई अगर बिना आर्टिकल के बोलेगा तो जो दूसरे पढ़े लिखे लोग जो सुन रहे होंगे मन में हंसेंगे कि आदमी इसको ये भी नहीं पता कि एल्कोहलिक आपका नाउन है, ठीक है। हिज फादर इज एन एल्कोहलिक, एल्कोहलिक एडजेक्टिव भी है, ध्यान रखना आप, ठीक है। और किसी ने कह दिया अगर घर में बाप एल्कोहलिक हो, एल्कोहलिक करते हैं जिसको दारू पीने की लत हो, जो डिप्सोमैनियक हो। आप जैसे समझो आपके ये बड़े डिप्सोमैनियक, इसको याद करने में आसान है। डिप का मतलब होता है डुबकी मारना, सोम का अर्थ होता है सोमरस दारू,
और जो पीछे एसी एक लगा रहता है, मैनिक लगा रहता है, उसका अर्थ होता है कि इस आदमी में पागलपन है। ठीक है, जो दारू से धुत रहता है और सुबह जो है वो अपना मुंह या दांत साफ करता है तो भी आपकी शराब से करता है। तो घुमा फिरा के कैसे लिखना है सेंटेंस को भी देखो आपका। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ, ये आपके अंदर आपने प्रयास करना है। हम प्रयास ही तो नहीं करते हैं, कोई ग्राउंड पढ़ लेते हैं, ये स्टैंड अलोन सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं और काम खत्म हो गया। स्टैंड अलोन सेंटेंस समझते हो आप लोग? स्टैंड अलोन सेंटेंस का अर्थ होता है ऐसे सेंटेंस जो अकेले अकेले भरमार है, मैं भी दे रहा हूँ, अच्छा है, वो खराब नहीं है, लेकिन उस स्टैंड अलोन सेंटेंस को आपने एनालाइज करके ना, सपोज करो कि ये आपने किसी ने आपको, या आपने कहीं पढ़ा, आजकल छोटे छोटे वीडियो आते हैं 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 मिनट के, 7-8 मिनट के, उसमें आपने ये सेंटेंस देख लिया, इस फादर इज एन अल्कोहलिक। ठीक है, आप अगर आपने कहा यार इफ हिज फादर इज एन अल्कोहलिक, ठीक है, आपका ये यहाँ से शुरू करो सेंटेंस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए मैं इसको एनालाइज करके मैं और नए सेंटेंस क्या बना सकता हूँ इसके अंदर। और ये भी मैं आपको अपने मन से भी बना के बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस ऐसे बना रहा हूँ कि इफ हिज फादर इज एन अल्कोहलिक, ठीक है, तो हु अर्न्स द फैमिली, हु अर्न्स फॉर द फैमिली, अच्छा आप, तो ये आपने ऐसे सीखना है, या आप सवाल को पहले लगा सकते हो, हु अर्न्स फॉर द फैमिली इफ हिज फादर इज एन अल्कोहलिक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो प्रयास करते हैं अपनी, खाली पढ़ लेते हैं बाकी जयराम जी की, कोई भी सेंटेंस कहीं भी दिया हुआ है उस सेंटेंस को आपने देखना है, सोचना है और फिर उसको थोड़ा सा उसमें बदली करनी है। ठीक है, आप दैट्स राइट। ठीक है, हु अर्न्स फॉर द फैमिली इफ हिज फादर इज एन अल्कोहलिक, उसके पापा अगर अल्कोहलिक हैं तो फिर परिवार के लिए कमाता कौन है? ये हो गया, इसके पीछे इंट्रोडक्शन लगाई है, मेन क्लोज इंटरोगेटिव है, ये चेंज हो गया आपका। ठीक है, और किसी के दिमाग में ऐसा आना चाहिए, एक लड़की घर से भाग गई तो किसी ने, कोई लड़की इसलिए भागी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में क्योंकि उसके पापा अल्कोहलिक हैं और वो कभी उसकी शादी कराएंगे नहीं। फैक्ट है, फैक्ट है, बहुत सी लड़कियां भाग जाती हैं और उसमें केवल माँ की सहमति होती है। ठीक है, तो आपने कहा शी इलोप्ड, अभी वर्ड आ जाएगा आपको। ठीक है, शी इलोप्ड विथ हर बॉयफ्रेंड बिकॉज हर फादर इज एन अल्कोहलिक, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं आपका। एंड, ठीक है, एंड ही वुड नेवर मैरी हर ऑफ, मैरी का भी इस्तेमाल आ जाएगा। ठीक है, मैरी समबडी नहीं कहना कि वुड नेवर मैरी हर, मैरी हर कर उससे शादी करना। ठीक है ना, अगर आपने कहा ना उसके उसकी 2 बेटियां हैं जिनकी उनकी शादी कर, जिसकी उसने शादी करानी है, तो बोलो ही हैज 2 daughters टू मैरी ऑफ, ही हैज 2 daughters टू मैरी, मत लिखना, ये गलत हो जाएगा बच्चों। इसका अर्थ वो खुद ही अपनी 2 बेटियों से शादी कर रहा है, आगे लिखिए मैरी ऑफ, मैरी ऑफ का अर्थ होता है शादी में, ठीक है, शादी करा देना, ये हो गया आपका। तो मेरे कहने वाला इतना सा है कि आप कोई भी सेंटेंस जब आपको मिलता है तो उसको उलट पलट के देखो इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, इससे आपका दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा इंग्लिश में। ऐसे करते हैं, ईस्टर्ली सेंटेंस आया बस काम खत्म हो गया, कि जब यहाँ से ईस्टर्ली बहती है तो बारिश होती है, आपने कहीं पढ़ लिया, अच्छा सेंटेंस है आपका, इट रेन्स व्हेन ईस्टर्ली ब्लोज, सेंटेंस में नथिंग रॉन्ग, इस सेंटेंस हो गया, इट रेन्स व्हेन ईस्टर्ली ब्लोज, और ईस्टर्ली का अर्थ होता है, इसका किताब भी लगा सकता हूँ मैं, ईस्टर्ली ब्लोज, अब ब्लो मतलब बहना होता है हवा का, ठीक है ना आपका। ठीक है, तो ये जब ईस्टर्ली बहती है, पूर्वैया बहती है तो बारिश होती है। ठीक है आपका, तो आप इसमें क्या चेंज कर सकते हो, आपने दिमाग लगाना है। तो किसी ने कह दिया नहीं ऐसा तो हमेशा तो नहीं होता है आपका, इट डज नॉट ऑलवेज रेन व्हेन द ईस्टर्ली ब्लोज, नया सेंटेंस बन गया आपका। तो ये हम प्रयास करते ही नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है आपका, इट डज नॉट, हो सकता है सही भी हो और ऊपर वाली बात भी सही हो। अब वो परसेंटेज का फर्क है कि ऐसा कितना परसेंटेज होता है कितना नहीं होता है, दोनों बातें सही हो सकती हैं।
तो वो ऑलवेज लगा रहा है, इसका अर्थ हो गया कि जब भी ईस्टर्ली बहती है, ऐसा नहीं है कि बारिश होती है, कई बार नहीं भी होती है, तो आप ऊपर वाला कहेगा हाँ वो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन ज्यादातर जब कभी भी आपकी पूर्व की हवा बहती है तो बारिश होती है। इट डज नॉट ऑलवेज रेन व्हेन द ईस्टर्ली ब्लोज। अब कल्पना करो एक दूसरा लड़का है किसी और जगह का है, वो कहता है हमारे यहाँ तो जो पश्चिम से हवा चलती है तब बारिश होती है। इट रेन्स इन माई एरिया कह सकते हो, रीजन कह सकते हो, ठीक है। और फिर लिख दो व्हेन द वेस्टर्ली ब्लोज, हो गया आपका। तीसरा कहेगा हमारे तो साउथ से आपके हवा चलती है तो 100% बारिश होती है, ठीक है। आप उसने कहा जब सादरली, उसको प्रोनाउंस करना आपने सदरली, ठीक है। सब आपको वर्ड भी आ गया सदरली, फिर दूसरा वर्ड आपका वेस्टर्ली, सभी दिशाएं आ गई। अब कोई ये भी कह सकता है कि हमारे यहाँ तो जो वेस्टर्ली बहती है, पश्चिमी हवा बहती है तो बारिश आती है, ठीक है, ठीक है। एक लड़का कह रहा है कि ये आप मैं ये खुद भी सेंटेंस में अभी बना के दे रहा हूँ आपको। वी ऑलवेज कैरी a chhata, an umbrella when we go out, ठीक है, when we go out, और खास करके तब particularly when the westerly blows, because it brings rain with it। हो गया कितना सुंदर सेंटेंस आपका, मैं आज ही बता रहा हूँ क्यों अपने साथ ही बरसात लेके आती है। तो आपको इतना से कह रहा हूँ बच्चों कि आपने जो भी सेंटेंस स्टैंड अलोन सेंटेंस आप पढ़ते हो तो उसमें कुछ बदलाव करो। अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, असर्टिव है, तो उसको इंटरोगेटिव बना दो, सवाल बना दो। आपने कहा यार तू कहता है कि जब ईस्टर्ली बहती है तो बारिश होती है, एंड टुडे ईस्टर्ली इज ब्लोइंग, डू यू थिंक इट विल रेन टुडे? मेरा इतना सा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी आप कुछ करते हो ना, ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें बदलाव करना सीखो। और आपके जो बदलाव आप कर रहे हो वो अगर आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में वो सेंटेंस हिंदी में लिख के बना दो, मैं अगले वीडियो में इकट्ठे करके मैं उसको बना के आपको दे दूं। तो लेकिन बनाओ तो सही, इससे दिमाग का एक्सरसाइजिंग शुरू हो जाएगी। अगर एक लड़के ने कहा ना ऐसे, ये तो पूरा डायलॉग बन गया आपका, टुडे द ईस्टर्ली इज ब्लोइंग, आज तो पूर्व से हवा चल रही है, फिर सवाल पूछो उसको, डू यू थिंक इट विल रेन टुडे, डू यू थिंक इट विल रेन टुडे, हो गया सवाल, हो गया। तो दूसरा कहेगा इट मे और मे नॉट, आई डोंट नो, क्योंकि जनरली व्हेन द ईस्टर्ली ब्लोज, ठीक है आपका, तो इट रेन्स। तो ये मेरे कहने का मतलब है। तो इससे आपकी इंग्लिश की शुरुआत शुरू हो जाएगी, और इंग्लिश की शुरुआत ही नहीं होती हम लोगों की, पढ़ते रहते हैं, सुनते तो है ही नहीं बिल्कुल ही, वी डोंट डू एनी लिसनिंग एट ऑल। तो बच्चों इतनी आजकल इतने सारे यार ऑडियो बुक्स हैं, कैमली करके, कैमली जैसे दुनिया भर के आपके, ठीक है, आपका फ्री वो है प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ जहाँ आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस के लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हो। कैमली जैसे आपकी दुनिया भर के ऑडियो बुक्स हैं, 15-20 मिनट का मैंने इसमें लिखा, एक आपको आइडिया दूंगा आपको कि हमारे पास कोई स्लॉट नहीं, इंग्लिश का स्लॉट है ही नहीं। स्लॉट का मतलब एक समय आपके पास में है नहीं कि इस समय में मैंने ये करना है। हर एक चीज का समय होता है। सुबह मैंने इतनी प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करने के लिए आज के मैंने उसमें दिया भी था आपका टू से वंस प्रेयर्स, ये फ्रेज है, ठीक है। टू वर्शिप का इस्तेमाल तब करना बच्चों आपने जब आपकी पूजा फॉर्मल हो। अरे पता है ये अंतर समझना आपने, जो रोजमर्रा की पूजा होती है, ठीक है, उसमें आपने वर्शिप का इस्तेमाल नहीं करना। ये जनरल सेंटेंस है, जनरल फ्रेज है, ठीक है। मम्मी क्या कर रही है, शी सेइंग हर प्रेयर्स। वंस का अर्थ हो गया कि सब्जेक्ट ही है तो हिज हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, दे तो देर हो जाएगा, आई है तो मैं हो जाएगा, ठीक है। पापा क्या कर रहे हैं कि पापा इज सेइंग हिज प्रेयर्स। तो कोई भी फ्रेज बनाओ या आप सेंटेंस पढ़ो उसमें ध्यान रखो, और सेंटेंस का फ्रेज बनाओ और फ्रेज के सेंटेंस बनाओ। अगर आपके पास ये दोनों नहीं होते, समझा रहा हूं आपको, तो आप फ्रेज कैसे बनाते?
फ्रेज ये बन गया आपका। फ्रेज क्या बनेगा, वर्ब के आगे टू लगा दो, टू से, और हिज नहीं लगाना आपने फ्रेज में क्योंकि जनरल होना चाहिए, तो इसमें योर लगा दो, से योर प्रेयर्स हो गया। और ये वर्ड प्रेयर्स है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो किसी ने कहा यार पापा को बोलना मेरे से बात कर लें, जो पूजा अपना पूजा कर लें, ठीक है, तो मेरे से बात कर लें। आस्क योर फादर टू टॉक टू मी आफ्टर ही हैज सेड हिज प्रेयर्स। ये चेंज हो गया ना, आस्क योर पापा, ये प्रयास करते हैं कभी, मेहमान बताना आपका, ठीक है। डू वी रियली डू दैट? वी नेवर डू दैट। तो रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको? बच्चों का आदत है जितनी बार एग्जाम देते हैं उतनी बार के इंग्लिश टीचर जाएंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे और एग्जाम देंगे। दैट नेवर वर्क्स माय डियर फ्रेंड्स, नेवर वर्क्स। आस्क पापा टू टॉक टू मी आफ्टर ही हैज सेड हिज प्रेयर्स। प्रेयर्स खत्म करने के बाद में तो टेंस है आपका, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, जैसे हो गया काम आप। आफ्टर ही हैज सेड हिज प्रेयर्स, तो हिज प्रेयर्स छोड़ना बोलना नहीं, बोलना नहीं आपने, ठीक है। मैं डिक्शन दिखाता हूँ आपको, देखो आप, ये तो मेरा यूएसपी है, हर चीज को मैं आपको डिक्शन में दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि प्रेयर के लिए आपने क्या कैसे बोलना है। फ्रेज है टू से वंस प्रेयर। एक सेकंड देख के बताता हूँ आपको, 2 मिनट रुकना, केवल ढूंढना पड़ता है। अब नहीं मिलेगा तो पता नहीं, मेरे को मिलना चाहिए वैसे, ठीक है। टू से वंस प्रेयर्स, नाम ये वर्ब के रूप में, स्पीक, थिंक, गेन इंफॉर्मेशन। कई बार ढूंढने में टाइम लग जाता है आपका, ठीक है ना। एक सेकंड बच्चों रुकना, मुझे पता है 100% है ये, लेकिन अभी ढूंढने में टाइम लगता है। टाइप करके देखता हूँ, से योर प्रेयर्स। एक सेकंड रुकना बच्चों। और ये आपको ये भी सीखना है कि डिक्शनरी में से जैसे ये मिल गया, ढूंढो सब मिल जाएगा। मैं सेंटेंस केवल कॉपी करके आपको दे रहा हूँ, और कितना खूबसूरत सेंटेंस है देखो आपका। डिक्शनरी में कितना खूबसूरत है, 100% एक्यूरेट है, 100% आपका। यानी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी इसको बोलेंगे। शी ऑलवेज सेज हर प्रेयर्स बिफोर शी गोज टू स्लीप। इसमें प्रेयर नाउन है, अब आप वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रैकेट में दे रखा है। इसका मतलब क्या, शी ऑलवेज प्रेयर्स बिफोर शी गोज टू स्लीप। और ये बहुत बढ़िया बात है, हम सबको करना चाहिए, हम करते भी हैं। प्रेयर का मतलब ये नहीं कि आपने 2 घंटे का आपका पूरा वो लगाना है फिर करना है। सो के आंख लाइट बंद हो गया, आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना कर लिया आप, देन यू हैव अ साउंड स्लीप। अब इसी सेंटेंस को कितने तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हो, आपको उसका उदाहरण देता हूँ। तो ये फ्रेज आ गया ना बच्चों, तो फ्रेज क्या बनाना आपने, तो जो वर्ब होती है उसके आगे टू लगा दो। वो फ्रेज क्या लिखने का तरीका होता है, अब से टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हर की जगह लिख देना आपने योर प्रेयर। और ये वर्ड मैंने आपको कहा था प्लूरल फॉर्म में होता है, टू से योर प्रेयर्स। अब इस सेंटेंस को आपने कैसे चेंज करना है, दैट्स राइट, ठीक है। अपने लिए बोल दो, आई ऑलवेज से माय प्रेयर्स बिफोर आई गो टू बेड, दैट्स राइट। ऐसे बोल दो, सोने जाने से पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ठीक है ना आपका। आई से माय प्रेयर्स ट्वाइस अ डे, once in the morning and once in the evening। कितने से बना दोगे आपका। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा करने से एक्चुअली यू आर एडिंग अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिसमें हम ध्यान देते नहीं है। क्या होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट आपका, इसका अर्थ ये होता है टू योर लर्निंग प्रोसेस। तो उसमें 2 और 2 तो गुणा करो जोड़ो 4 ही होते हैं, लेकिन 8 और 8 16 नहीं होते, 8 और 8 64 हो जाते हैं। इसको कहते हैं एडिंग अ मल्टीप्लायर इफेक्ट टू योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग या योर लर्निंग प्रोसेस। किसको पूछो, डू यू से योर प्रेयर्स, कितने से बना सकते मुझे देखो, आपको दिखाता हूं आगे आप। डू यू से योर प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू बेड,
या बिफोर गोइंग टू बेड भी कह लो या स्लीप कह लो, कभी स्लीप बोल दो, कभी आपको ये लिख दो, सवाल है ये। और एक आपका घर में दोस्त है या भाई है जो भी है, तो आपने कहा ये तो कभी नहीं कहता आपका, क्योंकि मोबाइल लेके बैठता है और पिक्चर देखता है, गाने देखता है, उसके बाद में देखते कई बार इसका मोबाइल में छाती से मैं हटाता हूँ। जैसे आई डोंट थिंक ही सेज हिज प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू बेड। ये क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक। जब भी आप अपनी राय व्यक्त करते हो तो ये बोलना सीखो, आई डोंट थिंक या आई थिंक, आई डोंट थिंक ही सेज हिज प्रेयर्स। इसका टेंस आपने प्रेजेंट टेंस में क्यों लिखा? क्योंकि ये उसकी आदतन काम है। जो भी आदतन काम होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, उसमें ठीक है वर्ब के साथ में आप एस और एस का प्रयोग करते हैं। आई डोंट थिंक ही सेज हिज प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू स्लीप। हो गया, आई डोंट थिंक सो। जैसे ठीक है, और किसी आगे ये भी कह सकते हो, इफ यू से योर प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू बेड यू स्लीप साउंडली। देखो कितने सारे बना सकते हो आप इसके। तो बच्चों इसी का नाम मैंने दे रखा है अपनी लर्निंग प्रोसेस के अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर समझते हो ना आपका, उसमें एक गुणा करने का इफेक्ट पड़ता है असर। इफ यू से योर प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है, यू विल स्लीप लाइक अ लॉग। बहुत साउंड स्लीप नींद आएगी तो विल स्लीप लाइक अ लॉग। लॉग कहते हैं पेड़ के तने को, वो हिलता नहीं है, कोई हिलाएगा तब हिलेगा। इसका अर्थ होता है टू स्लीप साउंडली। ये फ्रेज है टू स्लीप लाइक अ लॉग, इसका अर्थ होता है टू स्लीप साउंडली। बहुत गहरी नींद सोना। ये भी नहीं है, इसके भी तुम कितने प्रयोग कर सकते हो आप। Yesterday I was so tired that I slept like a log till 10 in the morning. कल मैं इतना थका हुआ था कि कल मैं एक लॉग की तरह सोया। हिंदी में ऐसा बोल दिया करो, कोई बात नहीं। और इसका सेंस क्या है कि मैं बहुत गहरी नींद सोया। लॉग कहते हैं पेड़ के तने को, मोटा सा पीस। और उसका सेंस क्या है कि वो अपने आप कभी नहीं हिलेगा। कैसे हिलेगा? कोई उसको हिलाएगा तो हिलेगा। तो ये जो आदमी इस तरह से सोता है वो भी उसको हिलाएंगे तब वो उठेगा। तो सेंस कैसे बनाओगे? आई वॉज सो टायर्ड दैट आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग। लाइक अ लॉग कब तक? टिल 10 in the morning। हो गया, शानदार सेंटेंस है, ये समझा रहा हूं आपको। तो आप स्टैंड अलोन सेंटेंसेस भी देखें, मैं भी दूंगा बहुत सारे स्टैंड अलोन सेंटेंसेस आपके, ठीक है। थोड़े से लॉन्ग वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसके कई पार्ट मुझे बताना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे पॉइंट आपको देने हैं इसमें। तो मुझे नहीं पता बच्चों आपको ये आइडिया पसंद आया कि नहीं आया, लेकिन आपको कहूंगा आज का तो ये आपका वॉच वर्ड यही है, दिस इज द वॉच वर्ड फॉर टुडे। वॉच वर्ड का होता है वो शब्द जिसके ऊपर आपने बहुत ध्यान देना है, ठीक है। वो मैं आपको कैपिटल लिखता हूँ, उसको रेड करता हूँ, ठीक है। क्या है वो? कि एड अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये नहीं करोगे तो आपकी इंग्लिश सुधरेगी नहीं कभी आप। टू योर लर्निंग प्रोसेस, इंग्लिश की लर्निंग प्रोसेस, ऑफ कोर्स प्रोसेस का अर्थ प्रक्रिया। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक है, वैसे भी लंबा हो गया है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट मैं कल डालूंगा इसको। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। लेकिन बच्चों देखो, आपका एक जो लाइक है वो टीचर के लिए बहुत काम करता है। जितने लाइक होंगे उतना ही आपका वो, आपको मैं सुनता हूँ लोगों को, तो उतना ही यूट्यूब आपका मेरा वीडियो दूसरों को दिखाएगा, उतने लोग आप मुझसे जुड़ेंगे। तो वो मेरे को क्या होगा कि वो मेरा इंसेंटिव होगा, वो इसको एनकरेज करेगा कि मैं और वीडियो बनाऊं। अगर कल कोई नहीं देखेगा, 0 व्यू आए, मैं फिर किसके लिए बनाऊं? मुझे बताओ। फिर आप थोड़ा इसमें भी आलस कर देते हो। मैं कई बार मैं वीडियो में देखता हूँ इतने आपके व्यूज हैं और आधे आधे उसके आपके लाइक्स हैं। तो लाइक बहुत जरूरी है बच्चों। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हर एक को एनकरेज करो। मैं तो जो भी वीडियो में देखता हूँ, यूट्यूब में देखता हूँ मैं लोगों का वीडियो, उसमें लाइक पक्का ठोक देता हूँ, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। सच सच कह रहा हूँ आपसे, ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो मैंने यूट्यूब पे चलाया जिसमें लाइक ना दिया हो। कोई भी हो, any XYZ person, any Tom, Dick and Harry, whether he's teaching correctly or incorrectly, whatever, at least he's making efforts। वो जानबूझ के कोई गलत नहीं कर रहा है, कि गलती से हो जाता है अलग बात है,
बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब में, एंड यू कैन लर्न अ लॉट. आई विल गिव यू अनदर वीडियो ऑन दिस. और तब तक के लिए तो फिर ध्यान रखना आपका, अगर वीडियो ठीक लगे बच्चों आपको तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ये जो वीडियो है आपका मेरे नए चैनल पे आएगा और मैं इसको रेडी भी कर रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, तो आज का ये मेन है. दिस इज द जिस्ट ऑफ टुडेज लेक्चर. ध्यान रखना आप. ठीक है, दिस इज जिस्ट. हाँ, GIST, जिस्ट, मेन पॉइंट आज के लेक्चर में. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो.